और बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हिंदी पढ़ाएंगे हम। और अभी 2 दिन पहले वीडियो दिए थे, तुम लोग को मोटिवेट किए थे पढ़ने के लिए, समझाए थे। आज हिंदी पढ़ाते हैं, खूब बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। जितना तुम जानते हो, तुम्हारे गुरु हिंदी टीचर नहीं है लेकिन पढ़ा रहे हैं, खूब अच्छे से समझो इसको। और फिर हमको नहीं लगता है फिर इसके बाद ये समास तुम लोग को फिर दिक्कत होगी। समास पढ़ा रहे हैं, ठीक है? एक लाइन सुनो, बड़ा अच्छा चीज़ हम पढ़ रहे थे। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। देखो, अभी इसमें एक बहुत अच्छा एक मैं देख रहा था। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का समय चल ही रहा है, तुम लोग जान ही रहो। 1 मिनट लेंगे तुम लोग का। तो इस समय क्या हुआ कि गांव में सब लोग जुटे हुए हैं। तो एक घर था, उसमें सभी लोग जुटे हुए थे। पूरे गांव के लोग, पूरे घर के लोग, पूरे पुराने जो कभी नहीं आए थे वो भी इस समय घर पर मौजूद थे। तो घर पे सभी लोग जुटे थे। जब सभी लोग जुटे थे तो सभी लोग के खाने भी एक साथ बन रहे थे। तो क्या हुआ कि हलवाई खाना बना रहा था और सभी परिवार के लोग गाना बजाना कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं लोग। और सभी लोग एक साथ दोपहर में बैठकर खाना खाने के लिए बैठे। बहुत खुश थे लोग, लेकिन लेट हो रहा था और किचन से खुशबू आ रही थी भोजन की और उत्तेजना बढ़ रही थी और सब लोग हंस रहे थे। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने के लिए इच्छुक थे। तब तक खाना परोसने से पहले सब लोग को परोसा गया पुलाव। जब सब लोग के थाली में पुलाव परोसा गया, सब लोग, जैसे नहीं होता है, सब लोग जब घर के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, पूरे परिवार के लोग, तो कितना अच्छे से खाना खाते हैं, हंसते हैं लोग। सब लोग बैठे, पुलाव परोसा गया। तो जैसे ही वो लोग खाने गए, तैसे ही हलवाई बोला कि थोड़ा ध्यान से खाइएगा, क्योंकि चावल बेलते समय मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था, तो हो सकता है कि इसमें कंकड़ हो। अब जैसे ही उसने ये बात कहा, सभी लोग का जो हंसना था, जो बोलना था, जो विचार था, सारे बदल गए। सभी लोग चावल को इतने निगाहों से एक एक कर देखकर खाने लगे। सभी लोग का इंटेंशन खत्म हो गया। सभी लोग अब खाने पर ध्यान देने लगे और खाने का जो मजा था वो भी खत्म हो गया। सभी लोग कंकड़ को ध्यान देने लगे और ना कोई किसी से बोल रहा है, ना बात कर रहा है। और जब भोजन कंप्लीट कर लिए, तब क्या कहता, बोले लोग हलवाई से कि क्या जी, तुम तो ऐसा बोले और कंकड़ तो था ही नहीं। तो उसने कहा कि मैंने बोला था कि मैं तो बिना हूँ, लेकिन चश्मा नहीं था। अब हो सकता है कंकड़ हो चाहे ना हो। तो एक कंकड़ के वजह से, यानी कंकड़ सुनने की वजह से, सभी लोग, जो परिवार में इतने लोग जुटे हुए थे, सभी लोग जो हंस रहे थे, बोल रहे थे, सभी लोग का ध्यान कहाँ चला गया? उस कंकड़ पर। और सभी लोग सब भूल गए उस समय के इतने अच्छे जो वो मोमेंट थे, वो सब खत्म हो गए और लोग उस कंकड़ के चक्कर में खाना भी ठीक से नहीं खा पा गए। तो वही चीज़ है, वर्तमान में वो जो कंकड़ है वो कोरोना है, ठीक है ना? तो कोरोना को लेकर आज तुम लोग घर पे हो और इतना ज़्यादा र्यूमर इसका फैल रहा है, इतना ज़्यादा लोग परेशान है। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, उससे लड़ना है। कोरोना से बढ़ के ही आगे चढ़ना है तुम लोग को। मास्क पहनो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, हिसाब से रहो, लेकिन इस समय को उसके चक्कर में क्यों बर्बाद कर रहे हो? परिवार में हो तो हंसो, खेलो, सबके साथ रहो, अपने भविष्य को देखो, पढ़ाई करते रहो। जिंदगी को ठहराओ मत, जिंदगी को साथ चलो, ठीक है? तो मिला तो सुना दिए, चलो पढ़ाते हैं, ठीक है? ध्यान देना। समास बहुत बार पढ़ा चुके हैं, सब बच्चे लगभग तुम लोग को आते भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, एक बार रिवीजन भी कर लेना, ठीक? समास, समास का मतलब होता है सम प्लस आस। संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है शब्द। फिर से ध्यान देना, समास सम प्लस आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है शब्द, यानी संक्षिप्त शब्द। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। या कह सकते हो, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब बात करेंगे समास विग्रह क्या होता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे संधि को विच्छेद कहते हैं तो समास का विग्रह होता है। जैसे नीलकमल, तो नीला है जो कमल, हमने विग्रह कर दिया। समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं। समास की जब रचना करते हैं तो 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक अंतिम पद। तो प्रथम पद को हम पूर्व पद कहते हैं, जो पहले होता है, और अंतिम पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, अगर इसका समास विग्रह करोगे तो राजा का पुत्र, तो राज जो है वो प्रथम पद है यानी पूर्व पद, और पुत्र क्या अंतिम पद है यानी उत्तर पद, ठीक है? अब बात करेंगे समास के भेद। अब यहां से तुम लोग का समास पूर्ण रूप से क्लियर करो। समास के भेद, समास के मुख्यतः 4 भेद तथा 15 उपभेद होते हैं। अब तुम कहोगे सर हम लोग समास के 6 भेद पढ़े हैं, सर कहाँ से 4 भेद पढ़ा रहे हैं? ठीक है, समास के 4 भेद इसलिए होते हैं
अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और द्विगु समास दोनों तत्पुरुष में ही आते हैं, इसीलिए 4 होते हैं। लेकिन कई किताबों में कहा गया है कि समास 6 होते हैं। जब इनको तत्पुरुष में नहीं माना जाता है तो समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन जो व्याकरण की किताबों में क्या दिया है, समास के मुख्यतः 4 भेद तथा 15 उपभेद होते हैं। ठीक, अब आओ इसमें एक चीज और बताएंगे समास में। जैसे अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। अव्ययभाव समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। जबकि तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास से 2 जो जुड़े हुए हैं, कर्मधारय और द्विगु समास, इनके द्वितीय पद प्रधान होते हैं। ठीक है। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास जिसके दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद का प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अव्ययभाव समास की। तो पहला, अब इसमें क्रम नहीं होता है, जो भी हो, ठीक है ना। तो पहला हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, अव्यय, 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 अ को न में तुम परिवर्तित करो तो व्यय मतलब होता है खर्च, न खर्च होने वाला, यानी न परिवर्तित होने वाला, उसी को कहते हैं अव्यय। और अव्यय के बारे में तुम लोग पढ़े होगे, अव्यय का प्रभाव ना लिंग पर होता है, ना कारक पर होता है, किसी पर नहीं, ना विशेषण पर होता है। लिंग परिवर्तित, ये अव्यय परिवर्तित नहीं होता है। अव्यय न परिवर्तित होने वाला वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। पहचान के लिए इसका प्रथम पद प्रधान होता है, मैंने बताया। पहचान के लिए अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। एक पहचान का एक तरीका है कि जिस पद के पहले अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या हर आ जाए, वो क्या होता है? अव्ययभाव समास। उदाहरणता देख लो, अनुरूप, अनुरूप, ठीक है। तो अनु क्या है? अनु क्या है? अव्यय। आ जन्म, जन्म से लेकर आ क्या है? अव्यय। प्रतिदिन, प्रति, प्रति क्या है? अव्यय है। भर पेट, भर क्या है? अव्यय है। यथा संभव, यथा क्या है? अव्यय। तो जिसका प्रथम पद अव्यय वो क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। एकदम आसान है, कोई भी पद तुम मिल जाए। और देखो, समास के जब भी कोई शब्द तुम्हारे पास आए तो उसका तुम 2 भागों में बांटो। जैसे यथा संभव, और कैसे बोलते हैं? यथा संभव। यथा बोलते हैं हम कुछ रुक रहे हैं, फिर संभव बोल रहे हैं, तो यथा संभव। इसमें जो यथा है वो पहला पद है, और पहला पद यथा क्या है? अव्यय है, तो अव्ययभाव समास। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन में मिला, जैसे घर घर, घर घर, यहां पर 2 बार एक ही शब्द आ रहा है, घर घर। अब इसमें जो घर है ये अव्यय तो नहीं, लेकिन घर घर, लेकिन जब इसका उच्चारण करोगे तो आएगा प्रत्येक घर। घर घर, प्रत्येक घर। और प्रत्येक यानी प्र क्या है? प्रति यानी प्र क्या है? अव्यय है, तो प्रत्येक क्या है? अव्यय है, तो घर घर क्या हो गया? अव्ययभाव समास। ठीक है। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो, मैंने बताया था, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तीनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है और जब भी हम विग्रह करते हैं तो बीच का जो कारक होता है वो लुप्त हो जाता है। अब पूछो सर कारक क्या होता है? तो कारक तो अलग है, संज्ञा सर्वनाम में संज्ञा से अव्यय में आएगा, तो कारक समझा देते हैं। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हरे, यही होता है कारक। 2 शब्दों के बीच में एक कारक उत्पन्न होता है। बड़ा अच्छा एक चीज है, कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। यानी तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़कर ये सब विभक्ति लगी होती है। इसीलिए हम कर्म से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए बोलते हैं द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्था तत्पुरुष, पंचम, षष्ठम, सप्तम। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे देखिए तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, पहला कर्म तत्पुरुष, लेकिन उसको तुम बोलोगे क्या? द्वितीय तत्पुरुष। ध्यान देना, बड़ा अच्छा चीज है, क्योंकि प्रथमा जो तत्पुरुष है वो कर्ता है, जो इसमें नहीं है। ठीक है ना। तो द्वितीय तत्पुरुष जो पहला होता है,
जिसको तुम कर्म तत्पुरुष करते हो। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, यानी इसका जब भी किसी शब्द का तुम विग्रह करोगे और बीच में को आएगा तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। कर्म को, ठीक है। जैसे उदाहरण गगनचुंबी, गगनचुंबी, तो इसका व्याख्या करो। गगन को चूमने वाला, देखो मैं बड़ा अच्छा से उतार भी दिया हूं, तुम लोग इसका नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, को आया, तो जब को आया तो क्या होगा, कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। चिड़ी मार, समास विग्रह करो इसका। चिड़ी को मारने वाला, को आया बीच में, जब को आया कर्म तत्पुरुष। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, को आया कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, को आया द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो ये इसको उदाहरण है, ये तो तुमको मालूम हो गया होगा, द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष जिसके बीच में कारक को, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष या कह सकते हो करण तत्पुरुष, जिसके बीच में से या के द्वारा है, कारक जो से या के द्वारा है। और ध्यान देने की बात यह है कि इससे जुड़ाव होता है। जैसे देखो, करण से भी से होता है और अपादान से भी से होता है। करण से जो से होता है उसमें जुड़ाव होता है, और अपादान से जो होता है उसमें क्या होता है, अलगाव होता है। जैसे तृतीया करण तत्पुरुष, ठीक है ना। इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे करुणापुर, तो इसका विग्रह करो, करुणा सेपुर, बीच में से आए तो करुणा सेपुर, यानी वो करुणा से पूरा भरा हुआ है, तो करुणा सेपुर जुड़ाव। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ग्रस्त है किससे, शोक से, ठीक है। मन चाह, मन से चाह, यानी पूर्ण रूप से चाह। सूर्य रचित, सूर्य के द्वारा रचित, तो जहां पर से या के द्वारा आ जाए वो तृतीय तत्पुरुष या करण तत्पुरुष होता है। और ध्यान देने की बात है, इसमें जुड़ाव होता है। इसके अलावा अब इधर आ जाते हैं चतुर्थी तत्पुरुष, या जो कह सकते हो संप्रदाय तत्पुरुष, ठीक है। रुको ना, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष कह सकते हो या संप्रदाय तत्पुरुष कह सकते हो, ठीक है ना। इसमें संप्रदाय कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, जैसा भी मैंने तुमको बताया था, संप्रदान के लिए, ठीक है ना। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। जब भी आप समास विग्रह कर रहे हो तो बीच में के लिए कारक जो उत्पन्न हो रहा है उससे क्या पता चला है, संप्रदाय तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष कह सकते हो या आपादान तत्पुरुष कह सकते हो, ठीक है ना। तो पंचमी क्या है, आपादान, इसमें भी से है, लेकिन यह से कौन है, अलग होने वाला। जैसे इसमें आपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। जैसे धनहीन, धन से ही, से आ रहा है लेकिन अलग हो रहा है, धन से ही, ठीक है। जैसे गुणहीन, गुण से हीन। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यानी इसमें से आ रहा है लेकिन क्या अलग हो रहा है, ठीक है ना। उसका से षष्ठी संबंध तत्व, षष्ठी तत्पुरुष कह सकते हो या संबंध तत्पुरुष कह सकते हो। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है, का के की लुप्त हो जाती है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, इसमें का क्या है, लुप्त है। देश रक्षा, देश की रक्षा, इसमें की लुप्त है। पराधीन, पर के अधीन, के लुप्त है। तो यानी जब भी हम समास विग्रह करते हैं और जहां पर का के की आ जाए तो क्या होता है, संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। अगला होता है सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष, माने होता है अधिकरण में या पर। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर लुप्त हो जाता है। जैसे शोक मग्न, तो शोक में मग्न। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती, यानी जहां पर में और पर उत्पन्न हो विग्रह करने पर वो क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो है सप्तमी, लेकिन हम स्टार्ट कहां से किया थे, द्वितीय से, इसलिए कितने होते हैं तत्पुरुष, 6 होते हैं। तो एक बार और आप ध्यान से सुनिएगा तत्पुरुष के बारे में। जिस समास का उत्तर पर प्रधान हो और समास विग्रह के बीच में कारक जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास करते हैं, ठीक। उसके बाद से जो कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है हरे, जिसमें कर्ता ने और संबोधन है हरे नहीं होता है, ठीक है ना। बताया था मैंने, कर्ता कारक संबोधन को छोड़कर सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर समास विग्रह होता है, ठीक है ना। इसीलिए तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो कर्म तत्पुरुष
को की विभक्ति होनी चाहिए। करर तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करर से की विभक्ति होनी चाहिए, से या के द्वारा। और ये वीडियो का क्वेश्चन है बेटा, से या के द्वारा, ठीक है ना, और शेष में जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा क्या, संप्रदान तत्पुरुष जो होता है चतुर्थी, इसमें क्या बताया था मैंने, के लिए। इसके अलावा पंचमी यानी अपदान तत्पुरुष, इसके लिए मैंने क्या बताया, से, लेकिन इसमें अलग होने वाला। षष्ठी यानी संबंध तत्पुरुष मैंने क्या बताया, का की के आ जाए। और सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष जिसको बताया था मैंने लास्ट, जिसके लिए बताया था में या पर, ठीक है। इस तत्पुरुष के अलावा भी कुछ तत्पुरुष और होते हैं, जैसे नज तत्पुरुष समास, जैसे लुप्त पद तत्पुरुष समास, जैसे उपपद तत्पुरुष समास। अब आइए इसमें देखिए क्या होता है। नज तत्पुरुष समास, जिस शब्द में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग होता है। न के अर्थ में नकारात्मक ही है, लेकिन न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग होता है, और इसका प्रथम पद क्या होता है, नकारात्मक होता है। जैसे कोई भी नकारात्मक शब्द, अगर कोई भी शब्द नकारात्मक है और नकारात्मक उसका पहला शब्द क्या अ या अन आता है, तो क्या हो जाएगा, नज तत्पुरुष समास। जैसे असभ्य, अनंत, अभाव, असंभव, अनपढ़, तो सब में नकारात्मक का बोध हो रहा है, तो नज तत्पुरुष समास, ठीक। अब लुप्त पद तत्पुरुष समास, ये लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिएगा। किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाए। अभी तक तो जितने भी तत्पुरुष पड़ा उसमें कारक लुप्त होता था, लेकिन जिसमें कारक चिन्ह के अलावा पद के पद ही लुप्त हो जाए उसको लुप्त पद तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे तुलादान, तो इसको खोलो, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, कितना अब एक पद ही गायब हो गया, तुला दान, और बीच में क्या, से बराबर करके दिया जाने वाला, यानी पूरा पद ही लुप्त हो गया, पद के पद ही लुप्त हो गया। मालगाड़ी, तो माल की गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, इस तरह नहीं होता है। मालगाड़ी का मतलब होता है माल ढोने वाली गाड़ी, तो ढोने वाली यानी एक पद ही लुप्त हो गया। तो जहां पे पद के पद ही लुप्त हो जाए उसको लुप्त पद तत्पुरुष समास करते हैं। एक और होता है उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है ना। ये क्या होता है, ऐसे समास जिसका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता। बाद वाला शब्द यानी उत्तर पद भाषा में संयुक्त रूप से उत्पन्न नहीं, प्रयुक्त नहीं होता, और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ आता है, प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ आता है। जैसे कार, चर, ज्ञ, जैसे चर्मकार, लास्ट का क्या है, कार, तो चर्म का काम करने वाला, चर्म का काम करने वाला, यानी कार का अर्थ क्या है, काम करने वाला। जैसे नभचर, नभ में विचरण करने वाला, नभ में चरने वाला नहीं ना, नभ में विचरण करने वाला। जैसे राजनीतिज्ञ, तो क्या होगा, राजनीति को जानने वाला, ठीक है। तो फिर से एक बार समझा रहे हैं, ऐसे समाज जिसका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। तो अव्ययभाव समास पढ़ लिए, तत्पुरुष समास पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की जब बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय का प्रथम पद, मैंने बताया था तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा क्या होता है, संज्ञा होता है। पहचान, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य है जो या के समान उत्पन्न, ठीक है। जैसे चरण कमल, तो विग्रह करिए, चरण के समान कमल, के समान आया। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। देहलता, देह रूपी लता। लाल मणि, लाल है जो मणि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो जहां पर है जो या के समान या रूपी मतलब उसी रूप में प्रयुक्त होता हो तो उसको हम क्या करते हैं, कर्मधारय समास, ठीक है ना। तो एक बार और दिमाग में रख लीजिएगा, अव्ययभाव समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। और अव्यय में ठीक होता है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर पहला शब्द है तो अव्ययभाव समास होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब दो शब्द साथ साथ आए, जैसे घर घर, तो घर घर को हम कहते हैं प्रत्येक घर, और प्रत्येक क्या है, एक अव्यय है, तो इसलिए अव्ययभाव समास होता है। उसका तत्पुरुष समास अभी मैंने आपको समझाया। न समास नकारात्मक के लिए, लुप्त तत्पुरुष समास जिसमें पूरा पद ही गायब हो जाए, और उपपद तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद एक प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता हो लेकिन उसका अर्थ कुछ और, ठीक है। ये हो गया कर्मधारय समास। अंकित उधर देखिए, तो कर्मधारय हो गया। अब देखो पढ़ाते हैं कर्मधारय समास में एक क्वेश्चन और आता है, आप लोग बता दें, मध्य पद लोभी आता है, उसका एक आध उदाहरण मैं आप लोग को दे देता हूं, ठीक है। उसका उदाहरण आपको मैं दे देता हूं, जैसे दही बड़ा, दही में भिगोया बड़ा,
तो जो किसी चीज से निकल रहा है, दही में भिगोया बड़ा, पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, ठीक है ना, पकी हुई बड़ी। तो जो भी इस तरह के शब्द आते हैं वो क्या होता है, मध्य पद लोभी कर्मधारय है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की बात करते हैं, कर्मधारय हो गया। अब द्विगु की बात करते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक, और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यह सबसे आसान है, यह सबसे आसान है। क्यों, देखिए इसका बस आपको देखना है कि जो प्रथम पद होता है और लास्ट वाला उत्तर पद होता है, प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, बस इसका पूर्व पद यानी प्रथम पद बस संख्यावाचक होना चाहिए और बाद का पद संज्ञा होना चाहिए। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार, समाहार कहिए या समूह कहिए, तीन फलों का समाहार, तो इसमें तीन आया, द्विगु समास। अठन्नी, 8 आनों का समाहार, 8 आया। नौ ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, 9 आया। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, 2 आया। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, 3 आया। चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 आया। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, इसमें 7 आया। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। थोड़ा जगह की वजह से इधर उधर मैंने लिख दिया है, अब आइए पढ़ाते हैं इधर। तो तुम लोगों ने कर्मधारय भी पढ़ लिया और अभी मैं उधर द्विगु भी पढ़ाया हूँ। कर्मधारय जहां पर है जो या के समान है, और द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। किसकी बात करेंगे, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो अथवा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, द्वंद्व समास का नाम। प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो और जब आप उसका विग्रह करते हो तो बीच में और, या, अथवा, एवं उत्पन्न हो। जैसे राजा प्रजा, हम लोग होता है ना राजा प्रजा, लेकिन जब विग्रह करोगे राजा और प्रजा। जैसे ठंडा गरम, तो कहते हैं ठंडा गरम लाइए, तो ठंडा या गरम, ठीक है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक और चीज बताना चाहते हैं, योजक चिन्ह, ये जो डैश देख रहे हो ना, ये डैश, ये योजक चिन्ह होता है, ठीक है। ये योजक चिन्ह, 2 शब्दों के बीच में अगर ये योजक चिन्ह देखोगे तुम लोग, तो तुम लोग उसी तरह समझ जाओगे ये द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है ना। फिर से ध्यान सुनना। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, या विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता हो, ठीक है। जैसे राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इस समास में समान महत्व के 2 शब्द और तथा योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। यानी जब भी आप जब भी आप किसी शब्दों का विग्रह करेंगे तो दोनों पद समान होने चाहिए, दोनों पद समान होने चाहिए। और जब 2 पद समान होते हैं तो बीच में किसका प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है। जब दोनों पद समान होते हैं तो किसका प्रयोग होता है, तथा का प्रयोग होता है। जैसे भाई बहन, भाई बहन क्या है, दोनों बराबर है, तो भाई और बहन। माता और पिता, ठीक है। तो इतरेतर द्वंद्व आएगा जिसमें दोनों पद समान हो। और एक तरह से दिमाग में ट्रिक लगा सकते हो, जिसके बीच में और शब्द है, तथा शब्द है। समाहार द्वंद्व, इस समास में उनके पदों के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है। इसमें भी दोनों पद होते हैं, लेकिन दोनों पद में क्या अंतर होता है, उसमें ये नहीं देख सकते हो। दोनों पद को पढ़ने से तुम्हें अतिरिक्त उसी प्रकार के एक अन्य अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे रोटी दाल, तो तुम क्या बोलोगे, रोटी और दाल, रोटी या दाल, ये तो ठीक है। लेकिन रोटी दाल बोलते तुमको क्या आता है, रोटी दाल का मतलब होता है रोटी दाल खाया हो, मतलब भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ आ गए उसमें। और रोटी दाल खाने जा रहा है तो उसके सभी पदार्थ आ गए। यानी रोटी दाल बोलने से हमें उस पदों के अतिरिक्त अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है। जैसे रुपया पैसा, कितना रुपया पैसा रखे हो, तो रुपया पैसा बोलने से योजक चिन्ह लगा हुआ है, द्वंद्व समास है। लेकिन कौन सा द्वंद्व है, क्योंकि तुम्हारा रुपया पैसा बोलने से तुम्हें संपत्ति पता चलता है कि कितना रुपया कमाता है, संपत्ति के अर्थ में होता है, ठीक है। तो जब भी कोई 2 शब्द जब आप अतिरिक्त अन्य किसी अर्थ का ज्ञान होता हो तो क्या होता है, समाहार द्वंद्व होता है, ठीक है ना। वैकल्पिक द्वंद्व, जहां दोनों पदों के बीच में या अथवा योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य। जैसे भला बुरा, भला या बुरा। तो एकदम टेक्निक से दिमाग में रखिएगा, जहां पर समास विग्रह करने में और शब्द है तो इतरेतर द्वंद्व, जहां पर या शब्द है वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है ना। एक और चीज बता दें, इतरेतर द्वंद्व समान है, दोनों एक समान है, लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे पाप के साथ पुण्य उल्टा होता है, भला का बुरा, ठंडा का गर्म, तो वहां पे या लग जाएगा, ठीक है, या अथवा लग जाएगा।
और तथा कहाँ लगता है, जहां पर दोनों समान होते हैं। और समाहार द्वंद्व क्या होता है, जब बोलते हैं हमको तीसरा अतिरिक्त एक और अर्थ निकलता हो, ठीक है, तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास। अब बात करेंगे बहुब्रीहि समास। बेटा थोड़ा जगह कम बचा है, इसीलिए किसी तरह एडजस्ट किया, समझा देते हैं तुम्हें। बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो। देखो बहुत अच्छा मन चीज बताया था, अव्यय भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा होता है अव्यय भाव समास का तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला। उसके बाद से मैंने बताया था आपका द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और आखिरी में बहुब्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। और सुनिएगा, जिस समस्त पद का कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद को संकेत करते हैं, तीसरा पद उसका प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, जब लंबोदर बोलते हैं तो आप इसका विग्रह करिए, लंबा है उदर जिसका, लेकिन जैसे ही आप इसका विग्रह करा तैसे ही आपको किसका ध्यान आ रहा है, तीसरे शब्द यानी गणेश जी की ध्यान आ रहा है। दशानन, अब दशानन बोलते ही 10 आया सामने पहले, यानी प्रथम शब्द क्या है 10, तो आप तुरंत चले जाएंगे किसमें, द्विगु में, कि सर ये तो संख्यावाचक है। लेकिन नहीं, दशानन बोलते ही आपको किसका बोध हो रहा है, रावण का बोध हो रहा है। 10 है आनंद जिसकी। महावीर, महान है जो वीर, देखो इसमें है जो आ रहा है तो कर्मधारय आ रहा है, लेकिन महावीर बोलते ही हमें किसका बोध हो रहा है, महावीर बोलते ही हमें हनुमान जी का बोध हो रहा है, ठीक है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, को आ रहा है तो तत्पुरुष में आएगा, ठीक है ना, लेकिन गिरिधर बोलते हमें कृष्ण जी का ज्ञान होता है। तो जो भी शब्द हम बोलते हैं और बोलते हमें किसी तीसरे शब्द का अर्थ बोध होता हो तो क्या होता है, हमारा बहुब्रीहि समास होता है। बेटा एक बात अब एकदम ध्यान से सुन लेना, मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा है, मैं बता देता हूँ कि जब भी आप कोई शब्द आता है, चाहे वो कर्मधारय का हो, चाहे वो आपका क्या कहता है कर्मधारय का हो, द्विगु का हो, ठीक है ना, क्या कहता है, यदि प्रश्न, चलिए हम बता देते हैं आपको, अभी इसके बारे में बरोबर बता देते हैं। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। बहुब्रीहि समास के क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो बहुब्रीहि समास समझे ना, जब भी हम कोई शब्द बोल रहे हैं और किसी तीसरे का अर्थ निकल रहा हो, किसी तीसरे का मैं और संकेत करता हो, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। जैसे द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, तो बहुब्रीहि के 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है, समानाधिकरण मतलब समान विभक्ति, इसमें विभक्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जो जुड़ा हो। जैसे चतुर्भुज, 4 है भुजा, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र अर्थात शंकर जी, चतुर्भुज 4 है भुजा अर्थात विष्णु, तो क्या है, ये समान। वैधिकरण असमान विभक्ति वाले, यानी ध्यान दीजिएगा, समानाधिकरण में जो भी शब्द आते हैं वो उनसे जुड़े होते हैं, 4 भुजाओं वाले, उनके 4 भुजा हैं तो विष्णु जी। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र शंकर जी, लेकिन व्याधिकरण किसे कहते हैं, असमान विभक्ति। जैसे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, यहां पर भगवान कृष्ण किस चीज को धारण कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे शूलपाणी, शूल है पाणी, शिव जी को कहते हैं, क्योंकि शूल किसका अस्त्र है, शंकर भगवान का, तो शूल है शूलपाणी, शूल है पाणी में, ठीक है। तो जब भी शरीर से बाहरी कोई चीज जुड़ती है तो क्या हो जाता है, वैधिकरण हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तुल्य योग। जैसे सपरिवार, तुलनात्मक है, परिवार के साथ, सपरिवार, सबल, बल के साथ, सदैव, देह के साथ, ठीक है ना, तो के साथ जिससे जुड़ जाता है वो तुल्य योग होता है। और लास्ट होता है व्यतिहार, जैसे गाला गाली, बाता बाती, यानी एक शब्द 2 बार प्रकट होते हैं, ठीक है ना, तो होता है व्यतिहार। तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। तो द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास अभी मैंने आपको बता दिया, एक बार रिवीजन कर देते हैं। इनके द्वारा द्वंद्व और का प्रयोग होता हो, वैकल्पिक द्वंद्व या का प्रयोग होता हो, समाहार द्वंद्व बोलते समय किसी तीसरी ओर संकेत कर रहा हो। बहुब्रीहि समास दोनों पद को हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम कोई तीसरी ओर संकेत कर रहा है, जैसे आपका लंबोदर, गजानन, दशानन, महावीर, गिरधर, हमको बोलते तीसरे का बोध हो रहा है। अब एक चीज और बताना चाहेंगे आप लोग को, जैसे आप लोग कहते हैं कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है ना, तो इसमें कोई कहेगा कि नीला है कंठ जिसका, तो कई चीजें आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न ऐसा दिया है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि तीनों दिए हो, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि पर टिक लगाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी एग्जाम में जैसे पंचवटी आया एग्जाम में, तो 5 वटों की भूमि जो भी हो, तो पंचवटी पर कई लोगों ने क्या लगाया, पंचवटी 5 आया, कई लोगों ने द्विगु लगाया। और पंचवटी जहां पर श्री रामचंद्र जी वास किए थे,
जहाँ पढ़ रहे थे तो पंचवटी बहुब्रीही को संकेत करता है। तो हमने बताया था कि एक से अधिक अर्थ निकले नहीं। अब ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं और पढ़ते किसी तीसरे की ओर संकेत आपको तुरंत मिल गया, आप तुरंत क्या मारेंगे? बहुब्रीही मारेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका समास कंप्लीट हो गया। तो जितना था मैंने तुम लोग को बता दिया। समास में नॉर्मल समास बता दिया तुम्हारा, उसके बाद से आप लोग को नर समास, लुप्तपद समास और उपपद तत्पुरुष भी मैंने बताया आपको। उसके अलावा इसके अर्थ भी बताया। ठीक है ना, अच्छे से नोट्स बना लेना, नोट्स तो बनाए हुए हो, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और फिर तुम लोग को हम 2 या 3 दिन में कृषि पढ़ाएंगे। लास्ट में इसका फोटो रहेगा, तुम लोग नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, अब कुछ दिन और है, ज्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन, जुलाई से क्लासेस स्टार्ट